सुरभि थोड़ी चिंतित होकर अपनी छोटी जेठानी नेहा से बोली, नेहा, मैंने कल ही फ़ोन करके कहा था कि माँ को ले जाने आना है। पूरा दिन बीत गया लेकिन वे अभी तक माँ को लेने नहीं आए। क्या ऐसा होता है? पिछले महीने जब माँ मेरे पास आने वाली थी तो मैंने महेश को सुबह 8 बजे उन्हें लेने भेज दिया था। नेहा ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं? वो तो माँ को लेने आ ही रहे थे, लेकिन अचानक उनके बेटे के स्कूल से फ़ोन आया कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। आज नहीं तो कल माँ को ले जाएंगे। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? सुरभि बोली, तो अब तेरे स्कूल की मीटिंग तो ख़त्म हो गई होगी। भाई से कहो कि आकर माँ को ले जाएं, और हम किसी अलग शहर में नहीं रहते, हमारा शहर तो एक ही है। ऐसे सफ़र में कितना समय लगता है। मैं माँ को एक दिन भी ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर मैंने उन्हें एक दिन और रखा तो समझ लो कि अगली बार जब माँ 4 महीने बाद मेरे पास आएगी तो मैं भी उन्हें एक दिन बाद ही बुलाऊंगी। नेहा बोली, ठीक है दीदी, मैं उनसे बात करती हूँ और कहती हूँ कि अगर समय मिला तो तुरंत माँ को लेने आएँ। सुरभि बोली, तुझे क्या मतलब बात करती हूँ? सीधा भाई से कह कि अभी आकर माँ को ले जाएं। हम चारों भाई जेठानी ने मिलकर तय किया था कि माँ को हर महीने किसी एक के पास रखना है, तो फिर मुझे एक दिन ज़्यादा क्यों रखना चाहिए? इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन काट दिया और अपनी 2 बड़ी जेठानियों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा और बोली, दीदी, आज 1 महीना पूरा हो गया है और वैसे भी ये महीना 31 दिनों का था। मैंने माँ को पहले ही एक दिन ज़्यादा रखा है। आज पहली तारीख है। मेरी छोटी जेठानी को सुबह ही माँ को लेने आना था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। शाम के 7 बज गए हैं। ऐसा क्या चलता है? इस महीने दोनों का नंबर नहीं है, इसलिए दोनों जेठानियाँ चुपचाप फ़ोन पर सुन रही थीं। एक बोली, अरे सुरभि, तू ही देख ले, मुझे घर पर बहुत काम है। दूसरी बोली, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ। ऐसा कहकर दोनों ने फ़ोन काट दिया। दरवाजे के बाहर बैठी बिमला जी अपनी बहू की बातें सुनकर उदास हो जाती हैं। आज उनके चारों बेटी और बहुएं मिलकर हर एक को एक एक महीने के हिसाब से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बांट चुके हैं। बिमला जी सोचती हैं, अगर मैंने एक भी दिन ज़्यादा रुकने की कोशिश की तो बहू को मैं बोझ लगने लगती हूँ। उसी समय सुरभि अपने कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजे पर बिमला जी को देखकर चिल्ला उठती है, आप यहाँ मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हैं? क्या आप चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी? आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? बिमला जी शांत स्वर में कहती हैं, नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी थी। मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए आई थी। जब देखा कि तुम फ़ोन पर बात कर रही हो तो मैंने सोचा कि ज़मीन पर बैठकर तुम्हारे फुर्सत में आने का इंतज़ार कर लूँ। सुरभि फिर ताने मारते हुए बोलती है, तो आपके पास मुझसे क्या काम था? आप स्टोर रूम में जाकर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? जब मेरी बात ख़त्म हो जाती तब बता देती कि क्या ज़रूरत थी। आप बताइए क्या काम था? बिमला जी थकी हुई आवाज़ में कहती हैं, बहू, दोपहर का खाना तुमने मुझे नहीं दिया था। मेरा हिस्सा तो बनाया था, पर अब तक छोटा बेटा मुझे लेने नहीं आया। पता नहीं आज आएगा भी या नहीं। मुझे कुछ खाने को दे दो, सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। सुरभि बेमन से जवाब देती है, तो क्या हुआ अगर आपने एक वक्त का खाना नहीं खाया तो? कुछ नहीं हो जाएगा आपको। आपकी सेहत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आपने खाना नहीं खाया। आप तो तंदुरुस्त लग रही हैं। ये लीजिए, आपके पोते के टिफ़िन में आधा पराठा बचा था, अचार के साथ खा लीजिए। मैं अब आपके लिए अलग से खाना नहीं बनाऊंगी। अभी अभी नेहा से बात हुई, 1 घंटे में आपका छोटा बेटा आ जाएगा। अब वहीं जाकर जो खाना है खाइए। बिमला जी उस बच्चे के पराठे को अचार के साथ खाने लगती हैं। उधर सुरभि अपने और बच्चों के लिए खाना बनाती है, लेकिन सास के लिए कुछ नहीं पकाती। छोटा बेटा रात 8 बजे तक आया। सुरभि ने पहले ही बिमला जी का सामान एक बैग में पैक कर रखा था। जैसे ही बेटा आया उसने बिमला जी को विदा कर दिया। सुरभि ने चैन की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, अब 3 महीने आराम से पाँव फैलाकर रहूँगी। बिमला जी उम्मीद की एक किरण लेकर अपने तीसरे बेटे और बहू नेहा के घर पहुँची। शाम का समय था। नेहा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। जब बिमला जी वहाँ पहुँची तो नेहा ने औपचारिकता में 1 कप चाय बनाकर दी। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने 6 साल के बेटे को लेकर बोली, माँ, मैं रिंकू को सुलाने जा रही हूँ। अगर समय पर नहीं सुलाए तो सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठेगा। बिमला जी बोली, अरे बेटा, इतने दिनों बाद मैं अपने पोते से मिलने आई हूँ, थोड़ी देर मुझे उसके साथ खेलने दो, फिर सुला देना। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप तो पूरे महीने हमारे साथ ही रहने वाली हैं, तो पोते से जी भर के मिल लीजिएगा। अभी तो कहीं जाने वाली नहीं हैं आप। बिमला जी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उनकी छोटी बहू ने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू बोली, क्या माँ, आप सुरभि दीदी के घर से खाना खाकर नहीं आई क्या? मैं तो समझ रही थी कि आप वहीं से खाना खाकर आई होंगी, इसलिए मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। अगर आपको यही खाना था तो एक फ़ोन करके बता देती। हमने तो खाना बनाकर खा भी लिया है और अब सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर बिमला जी
स्तब्ध रह गईं कि आज उन्हें अपने बेटे के घर में 2 वक्त का खाना भी बार बार मांगना पड़ रहा है और फिर भी उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। उनका अपने बेटे के साथ रहने का अनुभव बहुत ही कटु था। बहू ने अपने बेटे को लेकर कमरे में सुला दिया। बेटा भी टीवी पर समाचार देखने लगा। बिमला जी खुद रसोई घर में गईं, ये देखने के लिए कि शायद कुछ खाना मिल जाए, लेकिन सारे बर्तन धुले हुए थे और खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें थोड़ा सा चावल की खीर रखी थी। बिमला जी ने वही खीर खाई और हॉल में बैठे अपने बेटे से पूछा, बेटा मैं किस कमरे में सोऊं? बेटा बोला, माँ मैं आपका सामान ऊपर के कमरे में ले जाता हूँ, वहाँ 10 बाई 10 का कमरा है। बेटा बिमला जी का सामान ऊपर कमरे में ले जाता है। कमरा देखकर बिमला जी कहती हैं, इससे पहले से ही इतना सामान रखा हुआ है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। माँ अब आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, आज से कमरा आपका है। कमरे की हालत देखकर बिमला जी बोली, इस कमरे में मैं कहाँ सो पाऊँगी, इसमें तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। बेटा बोला, माँ ये सामान एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो जगह हो जाएगी, आपको कितनी ज़्यादा जगह चाहिए? अब आप इतना भी नहीं कर सकती क्या? क्या ये भी मैं ही करूँ? एक बड़ी बैग एक बड़े बॉक्स पर रखते हुए बेटा बोला, लो अब हो गई जगह, बाकी का तुम कर लेना। यहाँ चटाई रखी है, उसे बिछा लेना। बिमला जी ने कहा, पर बेटा इस कमरे में ना तो खिड़की है और ना ही पंखा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इस कमरे में कैसे सो पाऊँगी? नीचे एक कमरा खाली पड़ा है और उसमें पंखा भी लगा हुआ है, मैं नीचे उस कमरे में जाकर सो जाऊँगी। नीचे खड़ी नेहा छोटी बहू ने भी बिमला जी की बात सुन ली और बोली, नहीं माँ, वो कमरा आने जाने वाले लोगों के लिए यही यानी मेहमानों के लिए खाली रखा गया है। अगर वो कमरा आपको दे दिया और फिर कोई मेहमान घर आ गया तो उन्हें कहाँ ठहराएंगे? और फिर आप तो 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 महीने के लिए रुकने वाली हैं, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में ही करनी होगी। और रही बात पंखे की, तो एक टेबल फैन रखा है, उसे ठीक करवा कर कल आपके कमरे में लगवा देंगे। बेटा और बहू आराम से अपनी एसी वाले कमरे में जाकर सो गए, लेकिन बिमला जी पूरी रात सो नहीं सकीं। उन्होंने अपनी चटाई उठाई और छत पर ले जाकर वहाँ सो गईं। छत पर थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, लेकिन मच्छरों के कारण उनकी हालत ख़राब हो गई। सुबह 5 बजे वे नीचे आईं। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी। बेटा और बहू आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आए और गुस्से में कहने लगे, माँ आपने सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी। पहले आपने सीढ़ियों के पास वाला दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि हमारी नींद खुल गई। जैसे तैसे फिर से नींद आई ही थी कि आपने आवाज़ देकर उठा दिया। आज उठा दिया तो ठीक है, लेकिन कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे उठते हैं। बिमला जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा गांव में मैं हमेशा 5 बजे उठती थी, वही आदत अब भी है। बेटा बोला, गांव में रही होगी, लेकिन ये मेरा घर है, इसलिए आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा। और आप एक दिन के लिए तो आई नहीं हैं, पूरे महीने रहना है, तो खुद को बदलना पड़ेगा। बार बार अपने बेटे और बहू के मुंह से 1 महीना ये शब्द सुन सुनकर बिमला जी बहुत दुखी हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि वे अपने बेटे और बहू के घर पर एक बोझ बनकर आ गई हैं, जैसे वे एक एक दिन गिनकर सहन कर रहे थे। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये उनका बेघर है। बिमला जी चुपचाप अपने बेटे बहू का व्यवहार देख रही थी। सबसे छोटी बहू का व्यवहार उन्होंने पहले ही देख लिया था और अब दूसरी बहू की तरफ भी वही हालात थे। एक दिन बिमला जी अपनी बहू से बोली, बहू बहुत दिन हो गए कढ़ी खाए हुए बहुत मन कर रहा है, अगर तुझे ठीक लगे तो मैं खुद रसोई में जाकर बना लूँ। बहू ने कहा, नहीं माँ, मेरे घर में कोई कढ़ी नहीं खाता, मुझे और आपके बेटे को भी पसंद नहीं है, और आपका पोता तो नाम सुनकर ही मुँह बना लेता है, इससे अच्छा है आप हमारे साथ छोले भटूरे खा लीजिए। बिमला जी ने कहा, बहू छोले भटूरे बहुत भारी होते हैं, इससे मेरे पेट में गैस बनती है। अगर कढ़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, लौकी की सब्जी बना दे, मैं रोटी के साथ खा लूँगी। लेकिन बहू उनकी एक नहीं सुनती और अपने हिसाब से ही घर में खाना बनाती है। जब सब साथ में खाने बैठते हैं तो बिमला जी देखती हैं कि उनके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाया गया है। अगर वे छोले खाएंगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी, इसलिए उन्होंने अपने थाली से छोले निकाल दिए और एक कटोरी में दूध लेकर आईं। तभी बहू उन पर चिल्ला उठी, आपने किससे पूछकर दूध लिया? आपको मालूम भी है कि दूध कितना महंगा हो गया है, और दूध तो मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगवाती हूँ। ऐसा कहकर बहू ने उनके हाथ से दूध की कटोरी छीन ली और रसोई में वापस रख आई। इच्छा न होने के बावजूद बिमला जी को छोले भटूरे खाने पड़े, लेकिन जिससे उन्हें डर था वही हुआ, उनका पेट खराब हो गया। अगले दिन बिमला जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आए। इस पर बहू बहुत गुस्सा करती है, अगर आप पहले से बीमार थीं तो अपने छोटी बहू से इलाज क्यों नहीं करवाया, यहाँ आती करवा कर आती। अब हम आपको अपने पास रखें और इलाज भी करें। बहू की बात सुनकर बिमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अपने बेटे और बहू के घर एक गोली के लिए भी उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। बिमला जी बड़ी मुश्किल से अपने तीसरे बेटे और बहू के घर 1 महीना बिताती हैं। अगले महीने के शुरू होने से 2 दिन पहले ही दूसरे नंबर के बेटे का फ़ोन आता है और वो कहता है,
इस महीने माँ को मेरे पास मत भेजना क्योंकि हम गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने अपने बड़े भाई से बात कर ली है, वो और भाभी घर पर हैं, इसलिए इस महीने माँ को उनके पास भेज दो। अगले महीने जब हम अपनी टूर से वापस आ जाएंगे तब माँ को अपने पास बुला लेंगे। जब बड़े बेटे को ये बात पता चलती है तो वो कहता है, ये क्या बात हुई? माँ तो इस महीने मेरे पास आने वाली थी, फिर मैं उन्हें कैसे बुला सकता हूँ? मेरे बच्चों की भी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। नैना और बच्चे अपने मामा के घर जा रहे हैं। अब मैं माँ को अपने पास नहीं बुला सकता। जिसकी बारी हो वही माँ को अपने पास बुलाएगा। मैं 1 महीना पहले माँ को अपने पास क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब चारों बहुओं के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब एक दूसरे को फ़ोन करने लगती हैं। जिस बहू के घर विमला जी थीं वो घबरा जाती हैं और अपनी दोनों जिठानियों को फ़ोन करके कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों जल्दी तय करो कि माँ किसके पास जाएंगी, क्योंकि कल पहली तारीख है। बाबूजी को कहकर माँ को ले जाने को कहो। बहुओं और बेटों का व्यवहार विमला जी से छिपा नहीं था। विमला जी ऐसे व्यवहार से बहुत अस्वस्थ हो गई थीं। वे दुखी होकर अपने कमरे में चली गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। तुम्हें गए हुए अभी केवल 3 ही महीने हुए हैं और देखो मेरे ऊपर कैसी विपत्तियां आ पड़ी हैं। बच्चों ने अपनी माँ को जैसे एक फुटबॉल बना दिया है जिसमें ना कोई भावना है और ना दिल। विमला जी को आज अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं। 4 महीने पहले तक वे अपने गाँव में बहुत सुख शांति से रह रही थीं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका घर मिट्टी का 2 कमरों का था, लेकिन वो शहर के पक्के मकानों से कहीं अधिक सुख और आनंद से भरा हुआ था। बिमला जी के पति राम बाबू जी के पास गांव में ज़मीन थी जिसमें वे स्वयं खेती करते थे और खेती से मिलने वाली आमदनी से उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने ये सोचकर कड़ी मेहनत की कि उनके बच्चों को गांव में रहकर खेती का काम ना करना पड़े। उनके परिश्रम का फल भी उन्हें मिला। 2 बेटे पुलिस में भर्ती हो गए, 1 बेटा बैंक में नौकरी करने लगा और चौथा बेटा स्कूल में शिक्षक बन गया। चारों को सरकारी नौकरी मिल गई। राम बाबू और बिमला जी बहुत खुश थे। उन्होंने चारों बेटों की शादियां धूमधाम से की। घर में 4 बहुएं आ गई। शादी के कुछ दिन बाद बच्चे अपने अपने परिवार के साथ शहर में जाकर बस गए। पति पत्नी गांव में ही रह गए। एक दिन राम बाबू जी ने बिमला जी से कहा, बिमला जब हमारे चारों बेटे शहर में बस गए हैं तो हमें भी उनके पास चलकर आराम से रहना चाहिए। लेकिन बिमला जी ने मना कर दिया, अब जाकर बहू के घर क्या करना? जब तक हमारे हाथ पर चलते हैं तब तक हम गांव में ही रहेंगे। हमें देखकर बच्चों को तकलीफ होगी। राम बाबू बोले, बिमला मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक कच्चा घर पक्का बनवा ले, फिर आराम से रहेंगे। तुम्हारे लिए भी ये सुविधा होगी। जब गाँव में घर बनाने की बात बच्चों और बहुओं को पता चली तो वे नाराज़ हो गए। कहने लगे, गाँव में फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? 2 कच्चे कमरे काफ़ी हैं, तुम दोनों के लिए बेवजह पैसे क्यों उड़ाना? पर राम बाबूजी का भाग्य कुछ और ही लिखा हुआ था। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बिमला जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे। राम बाबूजी के निधन के बाद उनके चारों बेटे और बहुएं कुछ दिनों के लिए गांव आए। 13वें के बाद सभी बेटे आंगन में बैठकर चर्चा करने लगे कि पिताजी की सारी ज़मीन बेच देनी चाहिए क्योंकि वे अब गाँव में खेती करने नहीं आएंगे। बहुएं ने भी इस बात पर समर्थन किया। अब रही बात माँ की, तो उनका कहना था कि गाँव का घर और ज़मीन बेचकर आपस में बराबर बांट लें, लेकिन माँ को कौन रखेगा? बिमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन आज चारों बेटे आंगन में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि माँ को कौन अपने पास रखेगा। बिमला जी चुपचाप उनकी बात सुन रही थीं। उसी समय दूसरा बेटा और बहू बोले कि ऐसा करते हैं, माँ को 1-1 महीने अपने अपने घर रखेंगे। हम 4 भाई हैं, तो जब 1-1 महीने बाद माँ हमारे पास रहेंगी तब 3 महीने बाद ही फिर से हमारी बारी आएगी। सब ने बात मान ली। लेकिन जब बेटे ज़मीन बेचने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि पिताजी ने अपने जीवन काल में ही ज़मीन माँ के नाम कर दी थी। घर आकर वे माँ पर चिल्लाने लगे और पूछने लगे, माँ पिताजी ने ज़मीन तुम्हारे नाम कब की और तुमने हमें बताया भी नहीं? माँ बोली, बच्चों मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने ज़बरदस्ती ज़मीन मेरे नाम कर दी। ये सुनकर चारों बेटे और बहुएं नाराज़ हो गए, पर अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए सबने तय किया कि अब उनके पास समय नहीं है तो माँ को 1-1 महीने साथ रखेंगे। दिवाली पर जब वे आएंगे तब माँ के नाम जो ज़मीन है वो बेच देंगे और चारों भाई आपस में पैसे बांट लेंगे। सबसे पहले बिमला जी को उनके छोटे बेटे और बहू के पास छोड़ दिया गया। फिलहाल वे अपने दूसरे बेटे और बहू के घर थीं, जहाँ वे बड़ी मुश्किल से दिन काट रही थीं। उनकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वे सोचने लगी कि अभी तो और ज़मीन बाकी है, और अगर उन्हें अपने बेटे और बहू के घर इसी तरह जीना है तो ये तो जीते जी नरक भोगने जैसा है। वहाँ हर तरह की बंदिशें थीं। ना तो बहू समय पर खाना देती, न बेटा और बहू उनके साथ 2 बातें करते। उन्हें क्या तकलीफ़ है ये जानने कोई नहीं आता। वे अकेले कमरे में बैठकर रोती थीं, पर बेटे बहू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज़ आई, अरे माँ वहीं ऊपर बैठी रहेंगी क्या? सामान लेकर नीचे आइए। बिमला जी अपना सामान लेकर नीचे आईं तो देखा कि उन्हें लेने कोई नहीं आया था। उन्होंने पूछा,
बहू, बड़ा बेटा तो अभी आया नहीं, तो मैं किसके साथ जाऊं? बहू बोली, तो क्या हुआ, मैं तो वैसे भी आपको इधर से उधर भेजने का इंतज़ाम कर ही सकती हूँ। आज पूरा 1 महीना हो गया है, अब तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। आपका बेटा तैयार हो रहा है, वही आपको बड़े बेटे के घर छोड़ाएगा। बहू की बातें सुनकर विमला जी चुप रहीं। उनके आंसुओं से आंखें भर आईं। 4 बेटे और बहुएं होते हुए भी आज उनकी ये हालत हो गई थी। जब बच्चे हुए थे तब सब कहते थे आप तो राज कीजिए। क्या यही राज करना होता है? खैर, विमला जी छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के घर पहुंच गईं। देखा तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें पहले ही पता था कि देवर माँ को लेकर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बाहर का कमरा पहले से ही साफ कर रखा था। बड़ी बहू रीना ने उनसे कहा, माँ आपके लिए बाहर का कमरा साफ कर दिया है, आपको वहीं रहना होगा। विमला जी ने अंदर से पूरा घर देखा, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर कमरे बंद और ताले लगे हुए थे। उन्होंने पूछा, बहू तुमने घर के कमरों में ताले क्यों लगाए हैं? बहू बोली, माँ मैं मायके जा रही हूँ तो घर को ताले लगाकर ही जाऊँगी। विमला जी ने कहा, लेकिन बहू अब तो मैं आ गई हूँ, मैं पूरे घर का ध्यान रख लूँगी। बहू ने जवाब दिया, आप यहीं हैं इसीलिए तो ही ताले लगाकर जा रही हूँ, आप तो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में घूमती रहेंगी। बेचारी विमला जी अपमानित होकर भी चुपचाप बैठ गईं। कुछ समय बाद जब वे रसोई में गईं तो देखा कि रसोई में ज़्यादातर सामान ख़त्म हो चुका था। इधर उधर थोड़ा सा चावल, आटा और दाल पड़ी थी। उन्होंने बहू से कहा, बहू रसोई में बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैं क्या बनाकर खाऊं? और मायके तो सिर्फ तुम और बच्चे जा रहे हो, बेटा और मैं तो यहीं रहेंगे। इतने से सामान में 2 लोगों का खाना कैसे बनेगा? बहू बोली, माँ मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि नाश्ता और रात का खाना ऑफिस की कैंटीन में ही होगा, घर पर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए थोड़ा सा चावल, आटा और दाल पड़ी हुई है, दाल रोटी चावल बनाकर खाती रहिए। बस 10 दिन की ही तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, फिर जाकर रसोई का सामान खरीदूंगी। अगर अभी सामान ले लिया तो आप सब कुछ खा पी डालेंगी। इतना कहकर बहू ने अपना बैग उठाया और अपने मायके चली गई। बहू के जाने के बाद एक दिन विमला जी अपने बेटे से बोली, बेटा मैं गांव से आई हूँ, तब से सिर्फ 2 ही साड़ियाँ पहन रही हूँ। एक साड़ी कील में अटक कर फट गई है, मुझे एक नई साड़ी ला दो। इस पर बेटा गुस्से में बोला, पहले से ही घर में बहुत खर्चे हैं, अब तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। अब विमला जी सोचने लगी कि जब बच्चे हुए थे तो उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व होता था कि मेरे 4 बेटे हैं, वे मेरा पूरा ध्यान रखेंगे, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ तो 4 बेटे के होते हुए भी एक माँ उनके लिए बोझ बन चुकी है। आपकी माँ को दिन में 2 बार भोजन देने से में भी पसीना आ जाता है, और मैंने तो अपने 4 बच्चों को पाला है। नौकरी और पैसा होते हुए बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को सहारा नहीं दे सकते। दवाइयाँ लाने या एक साड़ी खरीदने में भी उन्हें संकोच होता है। अब बहुत हो गया, मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती। मैंने अपने 3 बेटे और बहुओं के घर 1 महीना बिता कर देख लिया है, अब मुझे चौथे बेटे के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सभी का व्यवहार समझ में आ गया, अब मैं अपनी बहुओं और बेटों के ताने और अपमान सहन नहीं करूँगी। विमला जी बड़ी मुश्किल से 1 महीना अपने बेटे और बहू के घर बिताती हैं। महीने के अंत में फिर से चारों बहुएं आपस में फ़ोन पर बात करने लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी सास नहीं कोई मुसीबत उनके घर आने वाली है। परंतु विमला जी अब अपने दूसरे बेटे और बहू के पास नहीं जाना चाहती थीं। माँ आज आप तैयार हो जाइए, 1 महीना हो गया है, अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों? क्या अम्मा, क्या हो गया? आप क्यों नहीं जाना चाहती वहाँ? जब हमने सबने मिलकर तय किया है कि आपको हर एक के पास 1-1 महीना रहना है, तो बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? विमला जी सोच समझकर अपने बेटे को उत्तर देती हैं। अगर अभी कुछ बोल दिया तो ये सब नाराज़ हो जाएंगे और फिर जो उन्होंने मन में ठान रखा है वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए चुपचाप कहती हैं, बेटा मैं सोच रही थी कि गांव का घर कई दिनों से खाली पड़ा है और दिवाली भी पास आ रही है, घर और आंगन में घास भी बहुत उगाई होगी, मैं जाकर वहाँ की सफाई कर लूँ। वैसे भी अगले महीने दिवाली पर तुम लोग वहाँ आने वाले ही हो। अगर घर साफ सुथरा रहेगा तो सबको अच्छा भी लगेगा। सबको ये बात उचित लगती है कि ये अच्छा विचार है। माँ को अपने पास भी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि वे गांव जाकर रहेंगी। बेटा तुरंत माँ को गांव छोड़ आता है। गांव के अपने मिट्टी के घर में पहुँचते विमला जी राहत की सांस लेती हैं और उन्हें महसूस होता है कि यही उनका असली घर है। उस 1 महीने में विमला जी एक बड़ा निर्णय लेती हैं। उनके पति ने गाँव की जो ज़मीन उनके नाम की थी उनमें से वे 5 बीघा ज़मीन बेच देती हैं और उस पैसे से अपने कच्चे घर के सामने पड़े आंगन में 2 पक्के कमरे बनवाती हैं,
जिनमें उनके लिए अभी सभी सुख सुविधाएं होती हैं। गांव में बिजली की समस्या रहती है, इसीलिए वे एक इन्वर्टर भी लगवाती हैं। एक कमरे में एसी और दूसरे कमरे में कूलर लगवाया जाता है। विमला जी ने अपने लिए गांव में ऐसा घर बनवाया था जो अकेले उनके लिए था और उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। वो घर उनके बेटों और बहुओं के घरों से कहीं बेहतर था। इन सब काम में महीना कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। दिवाली से 4 दिन पहले उनके बेटे का फ़ोन आया, हम चारों भाई गांव आ रहे हैं, आपने घर की सफाई अच्छे से की ही होगी, हमारे रहने की व्यवस्था भी कर लें, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चों को गांव में एडजस्ट करने में कितनी मुश्किल होती है और आपकी ज़मीन भी बेचनी है, तो हफ्ता तो लग ही जाएगा। दिवाली की छुट्टी लेकर हम सब वहीं रुकने वाले हैं। विमला जी कुछ नहीं कहती हैं। अगले दिन बेटे और बहू गांव आ जाते हैं। गांव आकर जब वे पक्के बने हुए घर को देखते हैं तो अपनी माँ पर चिल्लाते हैं, ये घर किसने बनवाया, इतना पैसा कहाँ से आया, अगर आपके पास इतना पैसा था तो हमें दे देती, गाँव में बेवजह खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तब विमला जी इस पर शब्दों में कहती है, मैंने अपनी 5 बीघा ज़मीन बेची और उसी पैसे से ये घर बनवाया है, इसमें सारी सुख सुविधाएं भी लगवाई हैं। देखो अपनी आंखों से, मैंने एसी से लेकर कूलर तक सब कुछ खरीदा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या माँ आपने ज़मीन बेच दी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ज़मीन तो हमारी थी। विमला जी कहती हैं, क्या ज़मीन तुम्हारे नाम पर थी, ज़मीन मेरे नाम पर थी और मुझे अपने लिए पक्के घर की ज़रूरत थी। अब मैं उन कच्चे कमरों में नहीं रह सकती थी क्योंकि बरसात में पानी टपकता है, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए ना। बेटे और बहुएं फिर भी विमला जी से नाराज़ हो जाते हैं। तब विमला जी 2 टूक शब्दों में कहती हैं, तुम्हारे पिताजी ने ज़मीन मेरे नाम की थी, वो ज़मीन मेरी थी और मैंने उसे बेचा, तुम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल विमला जी के मन में कहीं ना कहीं अपने बेटों और बहुओं के बुरे व्यवहार का दुख था। जब उन्हें अपने बेटों के घर के दिन याद आते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि गांव में आकर पति द्वारा उनके नाम की हुई ज़मीन बेचकर वे अपने लिए आराम और सुख से भरा जीवन जिएंगी। मेरे पति बहुत दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा था। जब उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा ही था तो मैं उनके विचारों का अनादर क्यों करती। उन्होंने मेरे बुढ़ापे का विशेष ध्यान रखा, इसीलिए ही उन्होंने वो ज़मीन मेरे नाम कर दी। अब जब विमला जी अपने कमरे में जाती हैं तो उनके पीछे पीछे उनके बेटे उनका सामान पक्के कमरे में रखने लगते हैं और माँ से पूछते हैं, इस दूसरे कमरे में ताला क्यों है, इसे भी खोल दो। तब विमला जी कहती हैं, ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, सामने कच्चे कमरे हैं, वहीं जाकर अपना सामान रखो और वहीं जाकर रहो। माँ आप खुद इस नए पक्के घर में रहेंगी और हम पुराने मिट्टी के कच्चे कमरे में रहें, आप हमें क्या समझती हैं। तब विमला जी बोली, ठीक वही जो तुम लोग मुझे समझते थे। जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब भी तुमने मुझे ऐसे ही कमरे में सुलाया था, खुद एसी वाले कमरे में जाकर सोते थे और मुझे ऊपर मंजिल की स्टोर रूम में मच्छरों के बीच सुलाते थे। और आज जब तुम मेरे घर आए हो तो मैं तुम्हें स्टोर रूम नहीं दे रही बल्कि एक साफ़ सुथरा कच्चा कमरा दे रही हूँ जहाँ बैठने और सोने की जगह भी है। जाओ अपना सामान वहाँ रखो और वहीं रहो। माँ क्या बेकार की बातें कर रही हो, ठीक है अपना कमरा मत दो, लेकिन उस दूसरे कमरे की चाबी तो दो जिस पर ताला लगा है। नहीं बेटा, वो कमरा मैंने मेहमानों के लिए रखा है, तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगी। माँ का ये रूप देखकर बहू और बेटा स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उन्होंने भी अपने घर में इसी तरह ताला लगा कर रखा था। विमला जी ने अपने छोटे से रसोई घर में खाना बनाकर खाना शुरू किया और साथ ही अपने छोटे छोटे पोतियों को भी खाने के लिए बुला लिया। जब उनके बेटे और बहुएं भी खाने के लिए आई तब विमला जी बोली, मैंने खाना सिर्फ अपने लिए बनाया है, तुम लोग अपने खाने का खुद इंतज़ाम करो। वैसे कच्चे कमरे में एक तरफ चूल्हा रखा है, अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो, मैं तुम्हें अपनी रसोई में खाना बनाने नहीं दूंगी। अब वे लोग करे भी तो क्या, वे तो यहाँ पिता की ज़मीन बेचने गांव आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। खाली पेट वे सो भी नहीं सकते थे। सासू माँ ने बहुत विनती की, लेकिन विमला जी ने अपनी बहुओं को अपने रसोई घर में खाना बनाने नहीं दिया। सभी लोगों ने तो पेट भरकर खाना खा लिया, लेकिन विमला जी ने उन्हें अपने रसोई घर में भोजन बनाने नहीं दिया। रात को मच्छरों ने काट काट कर चारों बच्चों और बहुओं की हालत खराब कर दी थी। अपनी बहुओं और बच्चों को इस तरह तकलीफ में देखकर एक क्षण को विमला जी को लगा कि वे अपने बच्चों और बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं। उन्हें अपने पास के कमरे में बुलाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने बेटे द्वारा और उनके ही घर में उनके साथ किए गए व्यवहार की याद आ गई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि विमला जी के सभी बेटे और बहुएं आई हुई हैं तो वे उनसे मिलने आए और बोले, आप सभी आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। अब दिवाली के बाद ही जाना और अब हर त्यौहार अपनी माँ के साथ मनाना, क्योंकि अब तुम्हारी माँ यहाँ अकेली रहने वाली हैं। अब जब 4 लोगों ने आकर ये कह दिया तो उन्हें वहाँ रुकना ही पड़ा। वैसे भी वे सभी लोग 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे और वापसी की टिकट भी ले ली थी, इतनी जल्दी लौट भी नहीं सकते थे।
उन्होंने तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश भी की, लेकिन गर्मियों की छुट्टी के चलते टिकट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सबको मन मार कर उसी घर में रुकना पड़ा। विमला जी को सुबह 5 बजे उठने की आदत है और पूजा के बाद उन्होंने जोर से शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनकर चारों बेटे और बहुएं चिल्लाते हुए आंगन में आ गईं। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और आपने सुबह सुबह शंख बजाकर हमें जगा दिया। इतनी सुबह कौन शंख बजाता है। इस पर विमला जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब मैं तुम्हारे घर 5 बजे उठती थी तो तुम लोगों ने मुझे सुबह जल्दी उठने से मना किया था, लेकिन अपने घर में तो मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ और तुम्हें भी मेरी मर्जी से ही यहाँ उठना होगा। विमला जी की बात सुनकर सभी चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। विमला जी जब तैयार होकर बाजार जाने लगी तो बेटों ने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो और तुम घर को ताला लगाकर क्यों जा रही हो। घर को ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम चोर हैं जो तुम्हारे घर से कुछ चुरा लेंगे? और ये घर हमारा भी तो है। इस पर विमला जी बोली, बेटा मेरा घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा घर मेरा नहीं है क्या? जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब तुम्हारी पत्नी ने भी सारे कमरों में ताला लगाकर अपने मायके चली गई थी। तब तो तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारा घर माँ का भी घर हो सकता है। इस तरह विमला जी अपने बेटों को सबक सिखा रही थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में उनके बेटे और बहुओं ने उन्हें एक एक रोटी और एक एक कपड़े के लिए तरसाया था। अपने बेटे और बहू के घर में वे बहुत रोई थीं। बेटे और बहू के साथ रहते हुए भी उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, ऐसा अकेलापन जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। कोई उनसे बात नहीं करता था, ना ही कोई उनकी बात सुनता था। बाजार से लौटने के बाद विमला जी ने जो सामान लाया था वो अपने बेटे और बहू को दिखाया और बोली, देखो मैंने 3000 रुपये की साड़ी अपने लिए खरीदी है। 3000 रुपये सुनकर बेटा गुस्से में बोला, माँ इतनी महंगी साड़ी ले आई हो, इस बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या करोगी? तुमने अपने पूरे जीवन में कभी इतने महंगे कपड़े नहीं पहने, फिर अब क्यों खरीदा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई फालतू खर्च करते समय? विमला जी ने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारी और बोली, तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? तू अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदने से मना करता है। मेरे पति ने बहुत सोच समझकर ज़मीन मेरे नाम की थी और ये उन्होंने बिल्कुल सही किया। कम से कम बुढ़ापे में तो सुकून से रह सकूं। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं आराम से जी सकती हूँ। मैंने उन पैसों से सभी सुविधाएं खरीदी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी को पैसे देकर अपनी सेवा भी करवा सकती हूँ। माँ की बातें सुनकर बेटे और बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि 2 ही दिनों में उन्होंने अपनी माँ का बदला हुआ रूप देख लिया था। यही काफ़ी था उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि माँ से झगड़ा करने से बेहतर है उनके साथ मिलकर हर कोई अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माँ हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। अब हम तुम्हें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस पर विमला जी कहती हैं, अब मुझे शहर आने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो शहर को ही अपने गाँव में ले आई हूँ। मेरे घर में क्या कमी है बताओ? और अगर तुम्हें मेरी सेवा करने की इतनी इच्छा है तो जो बहू या बेटा मेरे पास 10-15 दिन रहेंगे, मैं अपनी ज़मीन से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उनसे उनकी थोड़ी भी सी मदद करूंगी, लेकिन मैं अपनी सारी संपत्ति किसी को नहीं दूंगी। अब ऐसी स्थिति बन गई कि हर 2 महीने में एक बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माँ के गाँव आता, उनके लिए खाना बनाता, सेवा करता और उनके बदले विमला जी उन्हें अपनी खेती से मिलने वाली आमदनी में से कुछ पैसे देती थी। तो दोस्तों, अगर आपके पास बुजुर्ग अवस्था तक कुछ संपत्ति है तो आप उसका सही जगह और सही तरीके से उपयोग करके अपना बुढ़ापा अच्छे से बिता सकते हैं। आगे चलकर वो संपत्ति आपके बच्चों के नाम हो ही जाएगी, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक सम्मानपूर्वक जीना ज़रूरी है। नहीं तो 4 बेटे और 4 बहुएं होते हुए भी विमला जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा ही है। लेकिन विमला जी जैसा निर्णय लेना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।